अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। आज शाहज़ेब जिलानी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज कॉलिंग डे ज़रूर है और हम आपसे ही बात करेंगे, आपके सवाल सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जवाब भी दें। पहले कॉलर हस्बे मामूल हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अमनो सलामती की रविश है मेरा शुआर और दुनिया को ये पैगाम दिए जा रहा हूँ मैं। भारत ने पायलट अभिनंदन की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहा रहा है और दूसरा ये है कि अब जो हालात पैदा हो गए हैं तो मोदी जी कब अपने हाथ से बनी हुई चाय शहबाज शरीफ साहब को पिला रहे हैं। और दूसरा ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स की धाक बैठ गई है, ट्रम्प जो है वो भी यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या तज्जिया आप लोगों का? सही। मेरा ख्याल है कि अभी हाथ की चाय से बात तो काफ़ी दूर है। मेरा ख्याल है कि अभी भारत में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं, असल में तो हम जीत गए थे और नहीं तो वो यही नैरेटिव बनाएगा ना। नहीं, जाहिर हाँ, ओके फाइन, ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी भी बनेगी तो अभी अमन तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत दूर की ख्वाब है। और जहाँ तक ट्रंप की यू टर्न्स की बात है तो आपको पता है कि जब आप दो यू टर्न्स लेते हैं ना तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है। वो कहते हैं ना कि 360 टर्न, अक्सर 180 टर्न और 360 टर्न, दो 180 लगाओगे तो 360 बन जाएगी ना, पर आप वहाँ ही है जहाँ से आपने शुरू किया था। अगले यू टर्न तक खुश रहिए। या एग्जैक्टली। राहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो ज़रार भाई और वसुतुल्लाह साहब बात करूंगा, पिछले जो कॉलिंग डे था ना उसमें हुआ ये था कि आपका मैंने जो नंबर है 27 वाला, उससे मेरी कॉल कनेक्ट हुई थी तो मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो 2 दफ़ा मैंने आपको बोला कि ज़रार भाई मेरी आवाज़ आ रही है, आपने कहा लाउड एंड क्लियर है, तो आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। तो जो आप लोग मुझसे काउंटर सवाल कर रहे थे वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे आप लोगों की हो जाता है कभी कभी। तो मैं ये पिक्चर बात क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि वसतुल्लाह साहब ने कहा कि वो अपनी क्या जा रहे हैं, हमारी भी नहीं सुन रहे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि देखिए जब मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी तो मुझे जाहिर है कभी पता चला कि बात दफा देखिए साहब भाइयों में ऐसा होता रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मैं किसी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो लास्ट 927 नंबर है ना उसमें अक्सर होता है कि जब कॉल कनेक्ट होती है तो आवाज में ना इतनी वो नहीं होती है। वो मैं इस नुक्ते नजर से कह रहा था। ऐसी बात ये वसतुल्लाह तो हमारे दिल से बहुत करीब है माशाल्लाह, ऐसी बात ये था जी। अब मैं बात करूंगा जो माशाल्लाह ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंडिया का जो इस इलाके का चौधरी बना था, जो ठेकेदार बना हुआ था चाइना के लिए, उसको अमेरिका तैयार कर रहा था। देखिए माशाल्लाह हमारे सिफत सलार हाफिज कुरान है, उन्होंने कुरान की सूरत से इस ऑपरेशन का नाम निकाला और फिर उन्होंने फजर की नमाज की खुद इमामत की और दुआ करा के पाकिस्तान की खूबी ये है कि देखिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि हमेशा गज़वात का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद गज़वा वो शुरू करते थे। और पाकिस्तान ने देखिए दिन की रोशनी में मारा और किसी सिविलियन को नहीं मारा, ना उनके किसी मंदिर को मारा, ना उनके किसी ऐसी जगह पे मारा, क्योंकि देखिए हमारा जो दुश्मन वो मुश्किल है। अब दूसरी बात जो मैं करूँगा, अभी ये आज बनाया जा रहा है यौम तशक्कुर, उसमें अभी हामिद मीर साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये जो बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं ये पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे। कहता वहाँ पे मेरी सिविल और मिलिट्री जो हाई कमान है उनसे बात हुई, उससे कहा जी हम वेरी वेरी हाई अलर्ट अभी भी हैं क्योंकि हमें इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो किसी वक्त भी इस सीज फायर को अपनी चुप्पी मिटाने को कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। मेरा आपसे सवाल आज यही है कि जी क्या इंडिया जब अमेरिका की भी पुश बनाई उसके पास नहीं है, इंटरनेशनली वो बिल्कुल अकेला रह गया है क्योंकि उसको किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो क्या इंडिया दोबारा कोई एडवेंचर पाकिस्तान के साथ करेगा? ये मेरा सवाल है आज का। नहीं, बकौल आपके चूँकि सपोर्ट ही नहीं है तो अपने तौर पे वो क्या करेगा? नहीं, आई थिंक कर सकते हैं। मुझे आई थिंक हम पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। और देखें, जहाँ तक एक चीज़ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा कि उस लेवल की सपोर्ट शायद उन्हें नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉर ऑन टेरर लेवल की सपोर्ट ना, कि हमने बोल दिया दहशतगर्दी तो बस हो गई। और जो
आई थिंक जिस चीज ने उनको ज्यादा धचका दिया है वो है कि जो रिस्पांस मिला है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल थी कि यार पाकिस्तान सियासी लेवल पर तकसीम हुआ है, एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर जेल में हैं, दहशतगर्दी चल रही है, मईशत थोड़ी सी संभली है लेकिन जाहिर है कि पूरी तरह नहीं, तो हम एक धक्का देंगे और ये दीवार गिर जाएगी। मेरा ख्याल है कि शौक उनको इस बात का मिला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के भी चीन के भी जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि दिस इज़ नॉट ओवर, और जो उनको एक हिट मिली है उसको वो बराबर करने की कभी ना कभी कोशिश तो करेंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि अभी करेंगे या बाद में करेंगे, बट आई थिंक कि दे विल ट्राई एंड इवन द स्कोर। सपोर्ट हो या ना हो वो एक अलग बात है। आजकल आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। जी, अगले कॉलर हैं हमारे पास, मिसेस आसिफ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल खैरियत, आप सुनाए। शुक्र खुदा का। अच्छा, मुझे दो नुक्तों पे बात करनी है। एक तो ये कि इस तमाम ऑडियल जो हम लोगों के साथ हुआ है, इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस के किसी अफसर को बुलाकर गुफ्तगू नहीं की गई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया गया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ ऐसा करें, किसी हाई लेवल के फॉरेन ऑफिस वाले अफसर को बुला के जरा उनकी राय भी लें। और एक मसला जो मैंने पिछले 5-6 महीने पहले हमारे बीच के बारे में है, हमारी कराची की बीच, तो हमने अपने फिल्मी बच्चों के साथ वहाँ पे बीच पे जाने की कोशिश की, तो एक दीवार खींच दी गई है समंदर के किनारे से। आप सीव्यू की बात कर रहे हैं? आप सीव्यू की बात कर रहे हैं? आप जी, सीव्यू की नहीं, ये हॉक्सवे की तरफ। आप हॉक्सवे की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है जी। और वो एक दीवार है जिसको अगर आप चाहें बीच तक जाना तो वो मुसलसल बनती चली गई है। हम लोग काफी देर तक गाड़ी चलाते रहे कि किसी तरह किनारे पे पहुंच के और समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज हो सके, लेकिन वो दीवार है। और जब जो चौकीदार वगैरह एक दो बैठे थे उनसे पूछा तो कहने के कोई जवाब उन्होंने हमें वाजे नहीं दिया कि क्यों है, किसकी वो है, मिल्कियत है। तो जरा इसको देखें कि समंदर के लहरों को और कुदरती उसको भी आम पब्लिक से जो है वो काटा जा रहा है। और ये क्या है, एक बहुत बड़ा रैकेट है मेरे ख्याल में। तो आप लोग जरा इस पे तवज्जो दें, उठाएं इस मौजू को, देखें। बिल्कुल। ये सॉरी मिसेस आसिफ, ये जो दीवार है ये किस तरफ है? अगर आप थोड़ा सा मुझे समझो, काफी टाइम हो गया मुझे हॉक्सवे की तरफ जाने की कोशिश करें ना, और मतलब नीचे बीच तक जाने की कोशिश करें तो हटों के दरमियान दीवार बनाते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब कि पब्लिक की रसाई ना हो वहां तक, पब्लिक ना पहुंच सके नीचे तक और एंजॉय कर सके, बस सड़क पे चलते जाएं और वापस आ जाएं। हाँ, ये है। हाँ, ये है। तो ये है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे याद आता है क्योंकि इसीलिए मैं इनसे थोड़ी सी डिटेल ले रहा था कि आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था, वो जो एक हाउसिंग सोसाइटी वहां पर बनाने की कोशिश हो रही है। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, या हो सकता है उसी का एक्सटेंशन हो, या हो सकता है उसी। हाँ, लेकिन ये इसको वेरीफाई करना जरूरी है। इंटरेस्टिंग खबर है और यकीनन बिकॉज देखिए पब्लिक के पास कुछ ही जगह है कराची में, या कराची की बात हो रही है तो मैं कराची की बात कर रहा हूं। कितना मजे अजीब लगेगा समुद्र पे टिकट लग जाए, समुद्र पे टिकट लग जाए, समुद्र पे चीजें तो उधर ही जा रही है ना, चीजें तो उधर ही जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल है ये टिकट से भी आगे है कि यार अगर आपका हट है हाँ तो आप जा सकते हो, अगर आप कमी हो तो सर आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ना तस्वीर लगा दें समुद्र की और उसको देख के लुत्फानंदोज हो। हाँ, ये है जी। जी, फिरदौस इमरान हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो आपसे सवाल है और एक जो है वो आपसे थोड़ी सी गुजारिश है। पहला सवाल ये है कि ये जो कामरान साहब हैं नवाब शाह के और राहिल अशर साहब, ये आपको फोन करते हैं या आप उन्हें फोन करते हैं? हम कितनी आसानी से मिल जाते हैं, हमें तो कभी आपको आसानी से नहीं मिला। अच्छा, ये अक्सर ये पिछले कोई 8 सालों से हमारे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ। कसम खा के मैं कह सकता हूँ फिरदौस बीबी के वो हमें कॉल करते हैं, हम उन्हें कॉल नहीं करती। अब उनका क्या गुण है ये वो हमें खुद भी नहीं बता रहे। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि जरा साहब को क्या ज्यादा पैसे देते हैं? डॉन वाले वो सबसे ज्यादा बोलते हैं प्रोग्राम में। ये देखिए, हाँ, ज्यादा पैसे देते हैं वो। पर वर्ड ना वो शो के बाद गिनती होती है, जो ज्यादा बोलता है ना उसको ज्यादा मिलता है। 11 रुपए 35 पैसे पर वर्ड। ऐसा ही है। मैं खामोश हो जाऊंगा अगर आप चाह रही हैं जी। मैं चले आज मैं कुछ नहीं कहने वाला। आप बोलते रहे, आप वैसे लोग बहुत खामोश हैं, आप भी खामोश हो गए तो। खैर, तीसरी बात ये थी कि पहले आप एक प्रोग्राम करते थे हर सैटरडे को,
तो उसमें ये होता था कि मेरा ख्याल है फेमिदा रियाज आई थी, नूरुल्लाह शाह, किशोर जरा और बहुत सारे लोग, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो अगर वो दोबारा शुरू करें आप। अच्छा, वो मैडम उसमें अर्ज़ ये है कि वो हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं ना, गालिबन आप उनकी बात कर रही हैं, दोनों ईदों के मौके पे होते हैं और फिर न्यू ईयर का जो हफ्ता होता है उसमें होते हैं, वो पूरा हफ्ते के होते हैं, 5 दिन के प्रोग्राम। तो शायद वो उसकी जानिब इशारा है आप। हाँ, मेरा ख्याल है, क्योंकि नहीं एक वक्त था कुछ माह के लिए, या जब नहीं वो तो हमने किया था 6 दिन का प्रोग्राम करते थे, लेकिन करंट अफेयर का प्रोग्राम, वो करंट अफेयर्स का, ये स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं किसी एक शख्स के साथ जो किया जाता है। इनफैक्ट आज भी हमने दो रिकॉर्ड किए हैं। एक हमने जिमी इंजीनियर्स, बता ही देता हूँ, नहीं ना बताऊँ, ना बताएं, क्यों, क्या बताने से नहीं क्या बताएं होगा? यार। अच्छा चलिए, नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो अगले कॉलर मोहम्मद अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, एक तो लाइट नोट बात थी कि हमारा जो इस वक्त जंग का डिजाइन हुआ, जुम्मा बुखारी ने कहा अगर वो डिजाइन यूक्रेन और रशिया को देते तो शायद पूरी जंग रुक जाए, तो हमारे लिए तो आपकी अब बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता। हाँ, वो क्रैकल हो रहा है। मेरे लाइट नोट बात ये थी कि उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जंग का डिजाइन बनाया है। अगर ये डिजाइन जो है अगर उनको यूक्रेन और रशिया को भी दे दें तो सहूलत हो जाए। हाँ ठीक है, नहीं सर ना, मुफ्त में तो नहीं बांट सकते ना आइडियाज। अच्छा, बिलियन $2 बिलियन दे भाई को, तो फिर बात करें ना। हाँ, वो देने को मिल जाएगा। अच्छा, मेरी बात ये थी, अभी इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अगर हमारे यहाँ इस जो PTI का जो भी इशू आया था 9 मई का, उनको भी जिस तरीके से हम बलूचिस्तान के टेररिस्ट को रिलीफ देते हैं, इनको भी रिलीफ दे दें और एक अच्छा माहौल में पाकिस्तान को स्टार्ट दें, क्योंकि सब टाइम भी इज्जत भी बच सकती है दोनों की, उनकी भी बच सकती है, उनकी बच सकती है, और इज्जत से चलेगा तो ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं, एक अच्छा ग्राउंड बन जाएगा, सबको माहौल अच्छा हो जाएगा। कल को ये कोई नहीं कह सकता कि हमें हम चांस नहीं दी, देखिए हमें देना चाहिए, मेरी जाती राय। सही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो हमने शायद इसी हफ्ते ही बात की थी कि ये जो एक माहौल बना हुआ है ना, इसको ज़ाया ना करें। एक कौमी यकजहती की फ़िज़ा है। मेरा ख्याल है कि अब देखें, जिन्होंने वाकई ही जो क्रिमिनल्स हैं या उनकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ रियायत दी जा सकती है देनी चाहिए। अभी जो एक अच्छी फीलिंग चल रही है उसको ख़राब होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जहाँ तक हमने माजी में देखा है। सियासतदानों ने तमाम ने साथ दिया है, तो सियासी जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मीडिया ने साथ दिया है तो मीडिया पे भी गिरफ्त कमज़ोर होनी चाहिए, इसलिए कि एतमाद करना चाहिए, इसलिए कि ये जो 4 दिन गुजरे इसमें ऐसा तो नहीं था कि गर्दन से पकड़ के कहा गया हो कि आप ये कहें ये नहीं कहें, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने तौर पे कह रहा था, तो इसका मतलब है कि ये कौम कर सकती है, तो हुक्मरानों को एतमाद करना सीखना चाहिए। इसी तरह मैं डिजिटल मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि डिजिटल मीडिया ने जो जंग लड़ी है वो आपके कहने से तो नहीं लड़ी, खुद ही लड़ी है। तो इसका मतलब है कि इन पे भी एतमाद करना सीखें। ये जो कवानीन होते हैं ना कि यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे वहाँ से कर लेंगे, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तलखियाँ बढ़ती हैं। तो ये टेस्ट तो ये लोग पास कर चुके हैं। तो अब अगर आप चाहें तो हालात नॉर्मल होने के बाद फिर वहीं से शुरू कर दें जहाँ से आपने ख़त्म किया था, या फिर इस फ़ज़ा को कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा इसे खोलें। बिल्कुल बिल्कुल। वकार गर्देजी साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब जी, मुझे रुस्तुल्लाह साहब से जवाब मैं चाहूँगा जी। एक तो अफगानिस्तान का एक बहुत आला वफद जो इंडिया गया है, इसके मतलब बताएं, और दूसरा जो हमने पीस एटम फॉर पीस, जिसमें 71 के बाद कोई 40 साल जंग नहीं हुई, 71 से पहले 2-3 जंगें हो गई, उसके मुबारक की भी बात कर लिया करें, और फिर मज़ाहिर टेक्नोलॉजी जिसने हासिल की उसका भी बताया करें कौम को कि ये उन लीडरों का हम पे कितना एहसान है। मैं ये रुस्तुल्लाह साहब से इसका जवाब चाहूँगा। एटम फॉर पीस का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली आइजनहावर जो अमेरिका के सदर थे उनके ज़माने में शुरू हुआ था, और उस ज़माने में ये इतराज़ उठा था कि यार आप लोग मोनोपलाइज कर रहे हैं एटमी ताकत को, हम बम नहीं बनाना चाहते, हम बाकी शोबों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उस ज़माने में कनाडा और अमेरिका ने एटम फॉर पीस के तहत पाकिस्तान को पहला टेस्ट रिएक्टर दिया था, शायद लेट 50s की बात है। और बाकी
मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़िया दौर में आनी शुरू हुई, उसमें नॉर्थ कोरिया ने भी ताउन किया, चाइना ने भी ताउन किया, उनके दौर में भी आई थिंक कई दौरों में। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज कैलेंडर नहीं है इसका। हाँ, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी और एटमी प्रोग्राम भी मतलब जो उसका न्यूक्लियर का फौजी एस्पेक्ट है उसके बारे में तो भुट्टो साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है अयूब खान के दौर में बन चुका था। तो ये किसी एक के उसमें नहीं जाता कि जी फलाने साहब ने ये किया, फलाने ने किया। सब ने अलग अलग यूनिक और अहम काम किया इस राह पे। इनका कोई तीसरा सवाल भी था लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा। तीसरा याद नहीं आ रहा, पता नहीं। चले एक वक्फा। वेलकम बैक। वक्फे से पहले वक़ार गर्देजी साहब ने 3 सवालात किए थे और तीसरा सवाल ये था कि इंडिया और तालिबान में इन दिनों क्या चल रहा है। वो उनका सवाल शायद इस पसंद में था कि हाल ही में जंग के दिनों में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर जो है वो दिल्ली में थे और आज BBC उर्दू पे भी उसकी रिपोर्ट लगी हुई है। जी, अगर हम देखें कि किन ममालिक ने मतलब बयानात के लिहाज से कम से कम सपोर्ट का इज़हार किया है भारत का इस पूरे में, तो ज़ाहिर है इज़राइल है, कुछ हद तक ताइवान है। हाँ, कुछ हद तक ताइवान है। अक्सर कहा जाता है कि फार ईस्ट का इज़राइल है, लेकिन वो एक अलग बात है। माओ सी तुंग ने ये बात की थी। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं अफगान तालिबान। ये एक हकीकत है। इनफैक्ट ये इस जंग के शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अफ़गानिस्तान से रोकी भी गई है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट की, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पर तो एक भारतीय एयरफोर्स का एक बाकायदा एयरबेस होना चाहिए ताकि हम मिलकर स्क्वीज़ करें। अफ़गानिस्तान उन वाहिद ममालिक में से है जिन्होंने पाकिस्तान बनने से ही पाकिस्तान की मुखालफत की है। तो एक लिहाज से हमेशा भारत की हमेशा नहीं लेकिन अक्सर आपने देखा है कि अफ़गान हलकों में भारत की तरफ एक झुकाव रहता है और भारतीय हलकों में तो यकीनन अफ़गानिस्तान की तरफ एक झुकाव रहता है। तो ये एक मैं तो कहूँगा एक बहुत बड़ा आपका स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी चैलेंज है जिस पर यकीनन गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका है कि वो 2 फ्रंट वॉर में हमें फंसाया जाए। मेरी राय है। आबिद अली हैं भावलपुर से। मोदी को पैगाम था कि वो 40 दिन फौजियों के साथ अगले मोर्चे में गुजारे, फिर जंग का फैसला करे। ठीक है जी, पहुंचा देंगे पैगाम। ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद इमरान हैं फैसलाबाद से। हाँ जी, मुस्तफा साहब बोल रहे हैं जी। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये जो सारी जंग हुई है, क्या हमें टेस्ट किया गया है? मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ ताकतों ने हमें टेस्ट किया है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारी फोर्सेस में जैसे मेरिट चलता है, उसकी मेरिट की वजह से हमारे यहाँ अच्छे लोग आते हैं ऊपर, ठीक है, और फोर्सेस का जो एक मॉरल और उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो इस तरह अगर फोर्सेस बाकी इदारों को भी चलने दें और बाकी इदारों में भी मेरिट को चलने दें, हुकूमतें बनने से लेके इदारों को बनाने तक, तो क्या ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान बेहतर नहीं हो जाएगा? यकीनन। ऊपर जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगा। यकीनन, इसमें कौन सी 2 राय है? मतलब हम हाँ में ही जवाब दे सकते हैं इसका। तो पहला सवाल क्या था इनका? मैं समझ में नहीं, मुझे पहला सवाल आपकी समझ में नहीं आया। दूसरे में तो हाँ ही है। हाँ, इसमें ना तो हम कह नहीं सकते ना सर, हाँ ही है। तो हाँ, अगले कोई कॉलर। फौजुल कबीर साहब कहाँ से? भावलपुर से। हाँ, भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है? जी जी जी। क्या हाल चाल है जी? आप लोगों के खैरियत से हैं? बिल्कुल सर। सर, इंडियन मीडिया ने तो आप लोगों के आसपास काफी आगे लगाई जी, कि ये भी जल गया और वो भी जल गया, सब कुछ जल गया। बकौल वसतुल्लाह खान, आपने कुछ एक जुमला बोला था ना, आपको कॉल आई थी इस दौरान, याद है? और आप कह रहे थे कि पूरे कराची में सिर्फ मैं और मेरा मोबाइल। जरा किस्सा तो बताएं। इंडिया से कॉल आई थी मुझसे, वो लेना चाह रहे थे कोई 5 मिनट के लिए मुझे। जी 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 जी। अच्छा, उसमें हमारे मेरे घर से कुछ किलोमीटर पे ही है, 2-3 किलोमीटर पे, क्या जहाँ पे इंडिया ने वो टारगेट हिट किया था अपने तौर पे, जो ये यहाँ मिसाइल गिरे थे। तो
भावलपुर में। जी जी। तो मतलब वो जो पहला रिस्पांस था मेरा उस पे, वो मेरे जो आवाज के बाद मेरा था वो ये था कि शायद ये फिर कोई नशेई छत पे कूदा और इसने कोई पर्दा वॉल वगैरह गिराई है तो ईंटें गिर गई। तो मैं बकायदा वो डंडा उठा के बाहर निकला था कि शायद आज ये काबू आ गया और आज इसको मारना है। लेकिन वो मेरी पहला जो रिस्पांस था मुझे वो अंदाजा हुआ कि वो ठीक था नशेई, लेकिन जरा दूसरे दर्द में आया और फिर उसके बाद जो उसको मार पड़ी है तो वो अभी तक उसके जख्म चढ़ रहा है। ऐसा ही है मतलब घर में घुसने की उसने कोशिश तो की, लेकिन जो आगे से उसको मार पड़ी है मुझे नहीं लगता कि वो अब जल्दी से दोबारा जुर्रत करेगा। लेकिन वो उसका फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि उसने पूरी दुनिया की बेइज्जती कराई है अपने साथ। ये भी है, ये भी है। वो तमाम लोगों के जो इसराइली की टेक्नोलॉजी और सबका बेड़ा गर्क करवा के अब वो सुकून से एक साइड पर बैठा हुआ है और बार बार कह यही रहा है। जो उसका मीडिया जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है उससे तो कुछ और पिक्चर नजर आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाला जी में अब इतनी जरूरत होगी कि दोबारा कभी इस तरफ मूव भी करेंगे। और यहाँ जो मोरल था पब्लिक का, उसमें सूरत हाल ये थी कि जो मतलब प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी भी कोशिश यही थी कि जिस दिन वो सीज फायर हुआ और उसके बाद रात को 8 बजे दोबारा 9 बजे के करीब ड्रोन नजर आए भावलपुर में, तो उनकी कोई थी यही कि बाबा इसको आप गन डाउन कर लें, मैं मतलब राइफल आप भी लोड करें और इसको ऊपर शूट करें। हमारे यहाँ वो एक मतलब एक फेस्टिवल बना हुआ था कि यार इसको कौन गिराएगा। हालांकि एंटी एयरक्राफ्ट चल रही थी, मतलब वो पेचे लग रहे थे एक तरह से ना कि पहले कौन गिराएगा उसका ड्रोन हो गया। एग्जैक्टली ऐसे था कि अच्छा फौजुल कबीर साहब, वो जो ड्रोन गिरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो अच्छा खासा लोहा होता है, तो वो कोई ले तो नहीं गया? इसलिए कि कई मैंने वीडियोस देखी कि लौंडे जो हैं वो लोहा लेके भाग गए, फिर उन्होंने पता नहीं बेचा बाचा क्या किया। अच्छा ये वीडियो तो जरूर मैंने भी देखी, लेकिन वो हमने यहाँ भावलपुर में जो गिरे वो पता नहीं कहाँ गिरे, हमारे हाथ से पहले ही निकल गए। चलो नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये जो नशई वाली बात हुई ना, आपने मीडिया की बात की, देखें वो तो नशई है, नशा पिलाने वाला मीडिया है, लेकिन उन्होंने मुनशियात फरोख्त के जो सबसे जो बुनियादी असूल है ना उसकी खिलाफ वर्जी की है कि कभी अपना माल ना लगाया करो। हाँ ना? नहीं, और कभी वो कहते हैं अंग्रेजी में डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई। कभी चैनल के ऑफिसेज में कोकेन ना बेची जाए, कभी नहीं। ये तो पता नहीं आइस वाइस का चक्कर है यार, ये कोकेन से भी 10 हाथ आ गए। थोड़ा सा तजर्बा है भाई का इन चीज़ों में, मैं ज़्यादा इजहार नहीं करता। इससे पहले कि मैं और कुछ कह दूँ, मैं वहाँ वक्फा ले लें। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं आमिर सलमान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, अभी एक साहब आए थे तो उन्होंने, मैं इस हवाले से शामिल होना चाहता, मैंने उनकी बात सुनी थी कि आप बताया करें, तो वो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी या एटम बम के हवाले से, तो वो जौहरी ताकत तो सबको मालूम है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मेहनतों का समर था और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जरिए ये ताकत पाकिस्तान को हासिल की थी। तो दूसरा जो मिसाइल के हवाले से वो जो अभी तक जो मालूमात है उसके मुताबिक, वो एक तो है तो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ही बना है, लेकिन इसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बैरूनी दौरे में गई थी जहां से वो फ्यूल की कमी का बहाना बनाकर उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा सख्तियां थी, तो कोरिया में उन्होंने लैंड किया था जहां उनके साथ मुज़ाकरात के बाद ये टेक्नोलॉजी वहां से हासिल हुई थी। और ये जो है इंडिया से तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी पहले ही थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो चाइना ने हमारी मदद की है उसके बाद तो हम उससे बहुत बेहतर मतलब स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब उसका नतीजा देखा है दुनिया ने भी कि आज हम ये कुछ करने के काबिल है। अब बात यह कि ये सारा कुछ करने के बाद जब चाइना ने हमारी मदद की है तो उस जानिब भी तो पहला कदम बढ़ाने वाला कोई था। तो हम तो अक्सर पाकिस्तान जो है ज्यादा यहाँ के हुक्मरान या तो अमेरिका या बरतानिया की तरफ देखते हैं, तो चाइना की तरफ देखने के लिए या 2007 में पहली बार जो दौरा था वो तो जरदारी साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि चाइना की तरफ देखें, ये जो हमारा नेबर कंट्री है इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं, वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो उसने अपना जो है वो किरदार तो अदा किया है। अभी मौजूदा जंग में सबसे ज्यादा हमारी मदद तो चाइना ने की है जी।
नहीं बिल्कुल, देखें उनका भी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। पाक चीन ताल्लुकात की जो तारीख है, मेरा ख्याल है आप उसको अयूब के दौर से, आप 62 इनफैक्ट जो साइनो इंडियन वॉर थी 1962 की, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि जो पूरा जो कश्मीर का इलाका है उसमें चाइना के भी क्लेम्स थे, कुछ पाकिस्तानी टेरिटरी का भी था, तो वहाँ पर बड़ी खुशउस्लूबी से ये मामले हल हुए थे। और फिर एक बहुत तारीखी दौर था जब अमेरिकन सदर रिचर्ड निक्सन चीन गए थे। इट्स नोन वेरी फेमस निक्सन गोज टू चाइना वाली बात है, तो उसमें भी पाकिस्तान का एक काफ़ी अहम किरदार था, क्योंकि उन दिनों में ये चाह रहे थे कि रूस और चीन साथ ना मिल सके, यूएसएसआर था उन दिनों में, तो इनको स्प्लिट ऑफ करने के लिए रिचर्ड निक्सन गया था चीन। और क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे चीन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, तो हम एक तरह से एक ब्रिज बने थे। तो ये काफ़ी एक लंबी और बहुत एक दिलचस्प तारीख है। अनफॉर्चुनेटली उसको 2-3 मिनट में समेटा जा नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें वो सब तो नहीं, इट्स ओके, वो आपने गुड ओरिजिन बता दिया, गुड इनफ। हाँ, लेकिन जरूर पढ़ें बिकॉज इसमें बहुत मजे की बात है कि 62 की जंग से पहले चाइना पाकिस्तान से इतना वाकिफ नहीं था। हिंदी चीनी भाई भाई थे नेहरू के ज़माने में ना, और बड़ा जप्पी पप्पी वाला हिसाब किताब था। फिर लेकिन वो जंग के बाद से फिर चीज़ें। अहमद रज़ा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी अहमद रज़ा साहब जी। वालेकुम अस्सलाम दोनों असातिज़ा को। वालेकुम सलाम। बस 2 मेरी चीजें इसके कमेंट्स हैं, आप मेरी तस्हीह कर दें अगर कहीं गलत हूँ। जी। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कौम काफी रिजिलियंट हैं, ओवर द इयर्स हमें रिजिलियंट किया भी गया है, हम हो भी गए हैं, लेकिन इससे एक नमनेस सेटल हो जाती है जो जिसके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्योंकि आप दोनों मुनादी करने वाले हैं हमसे बेहतर, तो आप बेहतर बता सकते हैं और इसके ऊपर बोल सकते हैं। एक तो ये कमेंट है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मैं छोटा रखूंगा, कंसाइज। सेकेंडली ये है कि आपने देखा होगा जिस तरह अमेरिका ने पिछले दिनों गजा के अंदर एक क्लीन चिट दे दी कि कंक्लूड व्हाटएवर यू वांट, आपके पास दिन है, डू इट। तो उसका मकसद ये था कि उन्होंने सारे मुसलमान इर्द गिर्द जो उनके भाई थे उनको अपने हाथ में रखा हुआ था। उनको पता है कि इन्होंने सिर्फ एक टोकन, एक खबर के लिए एक बात करनी जी। इसी तरह ही हमारी दफा भी अमेरिका ने यही काम किया, जो कि आपने सुन भी लिया। लेकिन होता यह है कि हम एक ट्रेनिंग्स करते हैं, एक सर्टेन प्रोसीजर से जाते हैं, और आपने देखा होगा आज से 5 दिन पहले हमारी पूरी कौम में खौफ का आलम था, कहीं ना कहीं हम जो मर्जी कहें उसको। तो होता यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ प्रॉब्लम यह, उससे पहले कटी हुई कौम थे, जजेस नाइंसाफी कर रहे थे, अदल का निजाम कायम नहीं था, और चाहे वो नीचे से ले लें और ऊपर टॉप टीयर तक चले जाएं, और जजेस से और हुक्मरानों से इन्हीं 2 चीजों का पूछा जाएगा, जो कि जिसमें अल्लाह ताला भी यही पूछेंगे। तो मेरा इसमें दूसरा कमेंट ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया और उसमें अल्लाह ताला ने हम पे वो ट्रेनिंग्स जो की हुई थी उस पर हम पे कुछ रहम किया कि हम उसमें से कामयाब निकले। लेकिन ये वक्त बजाय कि हम बहुत ज्यादा सीना ठोकें या नारे मारें, हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, और जो चीज खराब है जिसकी वजह से इम्तिहान लिया गया है, क्योंकि हर दफा रहमत अल्लाह के ऊपर रहमत फर्ज जरूर है, लेकिन हर कौम के ऊपर नहीं, वो उनके करतूत के हिसाब से। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसको एक वार्निंग शॉट समझें अल्लाह से, और अपने आप को दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश करें, और वो चीजें जिसकी वजह से ये हम पे इम्तिहान आ रहे हैं हम उनको सीधा करने की कोशिश करें। मेरे ये 2 कमेंट्स हैं, इसमें आप मेरी तस्हीह कर दें। नहीं, तस्हीह क्या करें, मेरा ख्याल है कि सही दोनों कमेंट्स आपके 100% दुरुस्त हैं। रेजिलियंस जब एक हद तक बढ़ जाती है तो बिल्कुल फिर आप सुन्नी हो जाते हो ना। हाँ, मतलब कि अगर मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये गालिब ने तर्जुमा किया रेजिलियंस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरी जो आपकी बात है, तो पहले भी एक कॉलर ने बात की थी, यही बात की थी, और उस वक्त भी हम उनके साथ मुत्तफिक हैं, आपके साथ भी मुत्तफिक हैं। आई थिंक यू आर क्वाइट राइट। रियाज खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत जी सर। 9th और 10th एग्जाम में हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला बच्चे
अपनी नई लाइफ में कॉलेज की तरफ गामजन होंगे 2-3 महीने के बाद, और कई कॉलेजों में तो दाखिले भी शुरू हो गए हैं। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, जो पिछले साल भी आया, कि जिसके डबल एड्रेस होते हैं, कराची का डोमिसाइल उसका नहीं बनता। तो मेरी वजीर तालीम से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब कॉलेज में जो है ये डोमिसाइल का सिस्टम जो है ना ये ख़त्म किया जाए, क्योंकि पढ़ाई हर आदमी का हक है और वो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। अब उसके पास जब डोमिसाइल नहीं होता तो वो उसको दाखिला नहीं मिलता, तो तालीम से वो महरूम रह जाता है। तो ये वजीर तालीम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस बार जो है ये ऐलान करें कि डोमिसाइल जो है वो ज़रूरी नहीं है दाखिले के लिए। बाकी आगे जो कोटा सिस्टम है या जो है वो अपनी जगह रहे, लेकिन एजुकेशन के लिए जो है वो ये पॉलिसी ख़त्म की जाए कि डोमिसाइल होगा तो आपको कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो कई वालिदैन और बच्चे जो है वो बड़ी परेशानी में मुब्तला होते हैं। सही बात है। ये जो है ज़ाहिर है एक कॉलोनियल ज़माने की देन है डोमिसाइल। यार मेरी बात समझ में नहीं आती, जब नादरा का CNIC मौजूद है और उस पर आपका सारा एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो डोमिसाइल क्या कर रहा है? ये जो डबलिंग है ना, और PRC भी कोई होता है, हाँ, वो भी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल के साथ वो भी चाहिए, और नादरा का कार्ड भी चाहिए। ये जो डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग है ना ये कभी समझ में नहीं आए। और एक और चीज से आप कभी नहीं निकल सकते कि यार इसकी ना 4 फोटोकॉपियां बना के दे दो। हाँ, ये तो मतलब जब तक मैं ख्याल है मतलब हम दुनिया मतलब होलोग्राम्स पर आ जाएगी ना, हम अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो ना हम समझ सकते हैं ना हम समझा सकते हैं। फिर उसमें ये है कि अगर एक ही डॉक्यूमेंट रख लें 3 की बजाय, तो कोटा सिस्टम तो फिर भी चलेगा ज़ाहिर। हाँ, हाँ, हाँ। औरंगजेब मलिक है कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। जी 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 सर, मैं बोलूं? जी बोले। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डॉन अखबार हो या डॉन न्यूज़, कि हमें पाकिस्तान के बाद इनका रोल बहुत अहम रहा है, एक मेयारी सिलसिला चल रहा है। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि ज़रार खोड़ो साहब, वसतुल्ला खान साहब और जिलानी साहब माशाअल्लाह पाकिस्तान के इस तज्जिया निगारी के फील्ड में इन सब का किरदार, इन सब का तज्जिया इंतहाई अहम होता है और खूबसूरत होता है। बहुत शुक्रिया। और अगली बात उससे मैं ये करना चाहूँगा कि 1971 की वार के बाद भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को बड़े अच्छे अंदाज में संभाला और इसमें एक NCC प्रोग्राम शुरू किया गया था, नेशनल कैडेट कोर का, कॉलेज के अंदर, बिल्कुल, जो कि इंतहाई अहम था और बच्चों को तैयार किया जाता था, कॉलेज के लड़कों को तैयार किया जाता था कि जंग के लिए वो तैयार है। ये मुस्तकबिल में हमारी नीड है और इसराइल में भी इस तरह का ही प्रोग्राम चलाया जाता है। तो हमें एक सस्टेनेबल पॉलिसी अपनाते हुए हमें अपनी नई नस्ल को तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमें मुस्तकबिल में कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सही है। मैं चाहूँगा कि आप इस सिलसिले में पाकिस्तान की आर्मी, अस्करी फोर्सेस और पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस बारे में फैसला करें और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको कल पेश आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार। ठीक है, बिल्कुल सही है। आई मीन मैं तो इसमें एक इजाफा करूंगा कि इसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें हैं जो सबको सिखानी चाहिए। बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक रेस्क्यू, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि जंग हो या सिविल डिफेंस का एक सिविल डिफेंस हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ वो इमारत और कुछ बेचारे अफसर और एक दो जीपें रह गई हैं। हालांकि ये काम तो बेसिकली सिविल डिफेंस के जो ये मैं बिल्कुल सिविल डिफेंस की बात। NCC की जो बात करें, नेशनल कैडेट कोर, वो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो NCC थी, मैंने भी किया। अच्छा, ज़्यादातर वो होता ये था कि बच्चे जो हैं 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, जो भी ट्रेनिंग करे। तो जो साइंस के बच्चे होते थे उन्हें ज़रूरत होती थी उन 20 नंबरों की, तो वो ज़्यादा होते थे। और आर्ट्स के 20 आए ना आए वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे। फिर उसी ज़माने में 71 के बाद भुट्टो साहब ने जांबाज फोर्स भी बनाई थी बड़े उम्र के शहरियों के लिए जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं थे। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन होता ये है कि फिर वो वक्त के साथ साथ लोग भूल भाल जाते हैं कि यार क्या था, खुद जो महक में कायम हो जाते हैं उन्हें भी याद नहीं होता हम क्या करें कायम हुए। अब जैसे ज़लज़ला आया था 2005 में, तो मुशर्रफ साहब ने बड़ा जनाब चमकीले किस्म की जैकेट्स और ये वो कि ये हम जो हैं वो फोर्स बना रहे हैं और आइंदा कोई भी डिज़ास्टर हुआ तो NDM में तो रह गई।
वो फोर्स कहाँ गई नहीं पता। इसी तरह खान साहब ने टाइगर फोर्स, मैं अभी यही कहने वाला था कि वो कहाँ गई। हाँ, तो ये होता है, तो ये होता है, मुस्तकिल कुछ भी नहीं है यहाँ। हाँ, एक वक्फा लेते। वेलकम बैक। शरीफ मलिक हैं खुशाब से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब, अच्छा सर, मैं दोस्तों की कॉलेज सुन रहा था तो अक्सर दोस्त जो है ना खदशात का इजहार कर रहे थे कि हो सकता है इंडिया दोबारा हमला करे। मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया ये दोबारा ये गलती करेगा। अच्छा, पहले हम लोग ठीक है, फौजी लिहाज से हम लोग कमजोर थे, मैं मानता हूँ। मेरा ताल्लुक जिला खुशाब के एक छोटे से गांव से है जिसे जब्बी शरीफ कहते हैं और इसको मार्शल सिटी कहते हैं। अच्छा, उस मार्शल सिटी की ये खूबी है कि उसका शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके कोई जवान फौज में ना हो। मेरे दादा और उनके 4 बेटे 5 एक ही घर के अफराद थे और 5 पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं। मेरे वालिद ने इंडिया के 2 जहाज गिराए थे 1971 में सकेसर में और उनको तमगा जुरत मिला था। यहाँ के लोग जो है बहादुरी में हम लोग ना कभी पीछे थे ना कभी पीछे रहेंगे। ठीक है, हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक्नोलॉजी है और हमारे जितने नौजवान बहादुर हैं, अभी हमने सिर्फ इनको सिर्फ 2 चीजें दिखाई हैं, एक मिसाइल दिखाए हैं और एक अपनी एयरफोर्स दिखाई है। हमारी बरी अफवाज ने ना अभी इनके यहाँ प्रॉपरली हमला किया है और ना हमारी बहरी अफवाज ने इनको कोई चीज दिखाई है कि हमारे पास क्या कुछ है। ये लोग आए थे बहाना बना के कि जी पहलगाम में हम लोगों ने कोई नामनहाद अटैक किया है, तो ये सिंदूर लगवाने के चक्कर में मंगलसूत्र भी इस दफा उतरवा के गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा इन्होंने ऐसी कोई गलती की इन नियर फ्यूचर, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज इनको बहुत महंगी पड़ेगी। अभी ये जो हमने इस दफा किया है, ये सिर्फ हमने दिफा किया है, अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया। हमने उनके हमले का सिर्फ छोटा सा एक हल्का सा उनको जवाब दिया है, एक झलक दिखाई है। मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले बरसों में तकरीबन कम से कम 10-20 साल, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इतना संभल पाएगा कि वो दोबारा पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई हरकत करे। ठीक है शरीफ साहब, ये बिल्कुल आई होप कि ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री लॉस हुआ है इंडिया को, उससे ज़्यादा जो इनको बात चुभ रही है ना, वो जो रेपुटेशनल लॉस हुआ है, लॉस ऑफ स्टैंडिंग। क्योंकि वंजन जो आप बेच रहे थे ना, फिर पीआर की वॉर भी बहुत पीछे। पीआर की वॉर नहीं, और दूसरी बात है ना कि यार देखो, आप विश्वा गुरु हैं, वर्ल्ड्स न्यू सुपर पावर, वी हैव अराइव्ड। हम तो कनाडा में बंदे फुड़का सकते हैं, तू कौन होता है जस्टिन ट्रूडो। तो जब ये मतलब आपका जो बुलबुला होता है वो फिर पत्थर के साथ टकराता है, पानी का बुलबुला, तो फट जाता है। ये उनको अभी हजम नहीं हो रहा कि यार हमने तो जाके चीन को मुंह दिखाना था ना, लेकिन पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जा रहा। सो द लॉस ऑफ प्रेस्टीज। और ये मतलब अगर आप देखें इस वक्त जो सीरियस डिफेंस जर्नल्स हैं वेस्ट में, वो आप सब एक ही आवाज़ से बोल रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है। तो इट इज़ द ह्यूमिलिएशन, क्योंकि जो इस तरह के जो रूलर होते हैं ना, जिस तरह की जो फैशिस्ट पार्टीज होती हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती। सो दैट मुझे खतरा सिर्फ इस बात का है कि जब एक बंदा इस तरह की इमोशनल स्टेट में आ जाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। एक चीज़ तो मेरा ख्याल है कि गारंटीड है कि जितनी वो फंडिंग पहले करते थे दहशतगर्दी की पाकिस्तान में, वो मेरा ख्याल है कि अब 10 गुना ज़्यादा करेंगे। ये एक है डेंजर। आई थिंक कि खुदा न खास्ता हम शायद आने वाले दिनों में इसका हमें एक बार फिर सामना करना पड़े। प्रोफेसर अज़रा महमूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for taking my call. Actually, I was a bit surprised because anytime I tried before, I never get through. So आज it was a bit of like lucky day today, जी. Yeah. Actually, just deviating a little bit from, I think most of the calls are about the war. So the only reason I'm calling is I'm a physician and a hypertension specialist. Okay. So I've come back to Pakistan after almost 25 years to set up a hypertension program. So I'm currently running that in Lahore. So tomorrow is World Hypertension Day. इसी सिलसिले में मैं कहना चाह रही थी कि हम इस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करते. Lot of things we can prevent. और I don't know if there's a lot of awareness that we are almost hitting 50% of the population जो कि hypertensive है. And about 15% in children
5 to 14 year old. थोड़ा सा अगर उर्दू में अवेयरनेस दे दें तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे। जी जी जी, अच्छा ओके, आई विल ट्राई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके एक ऑलमोस्ट 2 में से 1 जो शख्स है उसको ब्लड प्रेशर है, तब ये रीचिंग उस टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रेवलेंस है। हम लोग बहुत ज्यादा बात डायबिटीज की करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट डिजीज की, बट एक्चुअली ब्लड प्रेशर आपको बहुत ज्यादा हिट करेगा इन द कमिंग ईयर्स। 2 चीजें हैं, एक तो आपका मेमोरी लॉस, ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, और दूसरा हार्ट फेलियर। अब ये दोनों चीजों के बारे में इतनी बात होती नहीं है, और स्पेशली खवातीन में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हमारी सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि कोई इस वक्त अवेयरनेस नहीं है कि मेमोरी लॉस के बारे में, थोड़ा सा स्टिग्मा भी है। तो हम जो क्लिनिक में स्क्रीन करते हैं हमें बहुत अर्ली नजर आते हैं लॉस। तो आई थिंक अगर आप अपने चैनल पे इसके बारे में मे बी सम, अगर कल दिन है तो आई थिंक अगर कोई चीज रन करें और थोड़ा सा लोगों को आगाही पैदा हो तो आई थिंक दैट बी ग्रेट सर्विस। वेल प्रोफेसर साहिबा, नहीं एक तो शुक्रिया हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाने की, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ज़ियाबतीज़ और इन तरह की चीज़ों पर तो बहुत फोकस होता है, इस पर बहुत कम फोकस होता है। इनफैक्ट अगर आपका इसमें है इंटरेस्ट तो प्रोफेसर साहिबा से ही ना बात कर लें अगले हफ्ते। तो अगर आप सुन रही हैं तो अगर आप कॉल करके अपना नंबर दे दें या कुछ कॉन्टैक्ट दे दें, कुछ अपने बारे में भी हमें बता दें, अगर लिंक्स हैं या ऐसी कुछ प्रोफाइल्स हैं तो वी वुड लव टू टॉक अबाउट इट। या क्यों नहीं बिल्कुल, हमें तो हमेशा कोई चीज़ चाहिए होती है जिस पर हम बात कर सकें, तो ये तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अच्छा ओके, मोहम्मद फ़हीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो आपका आई एम ह्यूज फैन आपका भी, उसल खान साहब का भी। आई थिंक आप बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं बड़े सालों से। फर्स्ट टाइम कि मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, वो ये कि एक तो सल्यूट टू द आर्म फोर्सेज और अगेन जो पाकिस्तान की लीडरशिप है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, लेकिन मुझे ये बताइए कि अनफॉर्चुनेटली जो रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है हमारे इदारों का भी और इंडिया में, मुझे ये बताएं कि इन द लॉन्गर रन आपको लगता है कि शायद ये इंडिया के लिए बेहतर हुआ हो, क्योंकि वहां पर जाहिर बात है वहां पर आवाज उठ रही है कि हमें आरएसएस या फिर हमें एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाने के बजाय शायद कुछ कांग्रेस या ऐसी पार्टी की तरफ जाना है जो शायद ज्यादा सेकुलरिज्म की तरफ। आपको लग रहा है कि आवाज उठ रही है वहां पे? देखिए, जितने आप अगेन आप जितना मीडिया देख रहे हैं, एक तो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन बहुत सारे जो आपके अब जितना वो है करण थापड़ है, अगर आप उनका अगर आप देखें जो है, इसी तरह फिर वो परवीन सैनी है, शायद परवीन सोनी, बहुत सारी जी जी तो इस तरह की बहुत सारी वॉइसेज हैं जो कि आपको लगता है कुछ सैनिटी है, लेकिन देन अगेन बरखत जैसे लोग जिस तरह दे कैरिड अवे इन दिस, आई स्वेयर यार कसम से। हाँ, लेकिन मुझे एक और बात ये पूछनी थी कि पाकिस्तान में सल्यूट टू द आर्म फोर्सेज जो इनका मेन रोल है उसके लिए तो सल्यूट है, लेकिन इन द लॉन्गर रन शायद एक और स्पेस उनके लिए क्रिएट होती जा रही है कि अब वापदा से बासा से लेके शायद बाकी और इदारों में भी उनका रोल बढ़ता जाए इन द लॉन्गर रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। आपका इस पे क्या? ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो फजा बनी है इससे फ़ायदा उठाते हुए जो बाकी इदारे हैं उनको खुद मुख्तार और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि इसकी ना है। जी, और जो आपने बात की वो आरएसएस वर्सेस कांग्रेस की, या मेरी हमेशा राय रही है कि पाकिस्तान के लिए कांग्रेस ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये तो इतने मतलब माजरत के साथ अगली हैं। हाँ, और जिस तरह की बातें करती है ना वो मीठी छुरी है सर, और उनको तजर्बा है पाकिस्तान का कोई 70 साल का, और नहीं तो क्या 60 साल। तो मैं तो कहता हूँ कि यही लोग बैठे रहें, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।